हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो हम चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि हम आज इसमें क्या पढ़ेंगे, है ना। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आपने अपनी नर्सरी की क्लास में एक कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो बचपन से ही क्या हुआ है, हमें तारों ने आकर्षित किया है और आपके मन में ये विचार आए होंगे, ये तारे कैसे बने हैं, कितने तारे हैं, है ना। क्या आकाश का कहीं अंत होता है, या पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। तो आज हम इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत क्या थे, तो देखते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से जो सबसे पहले थे और लोकप्रिय थे वो थे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। कौन थे? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने वायव्य परिकल्पना दी थी जिसको गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि जो ब्रह्मांड है वहाँ देव निर्मित पदार्थों के छोटे छोटे कण उपस्थित थे। इन्होंने क्या बोला कि जो देव निर्मित ब्रह्मांड है उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्या थे, देव निर्मित पदार्थों के कण थे, जो क्या थे, जो कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे, यानी इनमें कोई गति नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे। क्या करे ये कण जो थे वो एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ऊष्मा और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई। जिनसे क्या हुआ, इनसे ऊष्मा और भ्रमण गति यानी ये गति करने लगी, उसकी उत्पत्ति हुई। और छोटे छोटे कण जो हैं वो छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या करने लगे, तो बड़े पिंड का निर्माण करने लगे। ठीक है, जो बड़े पिंड का निर्माण करने लगे इसे ही नीहारिका की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ, इससे छोटे छोटे कण बड़े बड़े पिंडों में परिवर्तनशील होने लगे, तो इससे नीहारिका की उत्पत्ति हुई। अब नीहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई। जब नीहारिका और अधिक घूमने लगी तो क्या हुआ, ऊष्मा की वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल जो था वो अवकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब अपकेंद्रीय और अवकेंद्रीय बल क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है बाहर की तरफ लगने वाला, है ना, जिधर बाहर की लगने वाला, और विकेंद्रीय बल क्या है, अंदर की ओर लगने वाला। तो इन्होंने बोला कि जो अपकेंद्रीय बल था वो अवकेंद्रीय बल से अधिक हो गया था, यानी बाहर जाने वाला बल अधिक हो गया था। तो क्या हुआ, इस तख्त एवं घूमती हुई नीहारिका जो है उसमें गोल आकार की अनेक छल्ले निकले। क्या निकले, ऐसे छल्ले निकले, किसमें से, इस नीहारिका में से, है ना, छल्ले निकली। और ये शीतल होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए, यानी ये आपस में मिलते रहे और क्या किया, इन्होंने ग्रह का निर्माण किया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ कि कांट ने जो थ्योरी दी है उनके अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो अपकेंद्रीय बल और नीहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों की एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर होने से हुई है ना। मौलिक नीहारिका का जो भाग बताया, यानी इसका जो अंदर का भाग बचेगा, क्योंकि इसका बाहरी परत छल्ले के आकार के निकल के आके, लेकिन जो इसका अंदर का जो भाग अवशिष्ट रह गया है वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने ये थ्योरी दी, क्या सी थी, तो गैसियस मास थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ब्रह्मांड है उसमें देव निर्मित छोटे छोटे पदार्थों के कण थे जो अत्यधिक कठोर थे, शीतल थे, लेकिन क्या हुआ, फिर ये कण जो हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। जब टकराने लगे तो इस पर गति उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ये छोटे छोटे कण जो हैं वो आपस में चिपक कर बड़े हो गए। तो इन्हीं को कहा गया नीहारिका, है ना, नीहारिका कहा गया। तो इन्होंने बोला है कि जब नीहारिका बहुत अत्यधिक गति से घूम रही थी तो इसमें ऊष्मा की वृद्धि हुई, और क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल जो है वो अवकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। इसलिए क्या हुआ, ये जो गर्म और घूमती हुई नीहारिका थी उसमें से गोल आकार के छल्ले बाहर निकले और वो शीतल होकर यानी ठंडे होकर उन्होंने ग्रह का रूप धारण कर लिया, है ना। और जो मौलिक पदार्थ थे, यानी जो मौलिक
निहारिका थी उसका जो अपशिष्ट भाग था वो बन गया सूर्य। ठीक है, और ये क्या बन गए, ये बन गए ग्रह। और सूर्य क्या करने लगे, वो सॉरी ग्रह क्या करने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो ये दी थी इमैनुअल कांट ने। ठीक है, ये आगे देखते हैं, आपको समझ आई होगी वाली थ्योरी। फिर आगे कौन आया, फिर जो इन्होंने थ्योरी दी इसका जो संशोधन है वो 1796 में गणित लाप्लेस ने इसका संशोधन किया। जो निहारिका परिकल्पना दी थी उसका क्या हुआ, इन्होंने संशोधन किया और इसको इन्होंने बोला निहारिका परिकल्पना। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि ग्रहों का जो निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बाद में क्या हुआ, बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलैन और मोल्टन आए। इन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक था। यानी इन्होंने क्या बोला, एक सूर्य था और एक अन्य भ्रमणशील तारा भी था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्वरूप तारे की गुरुत्वाकर्षण से एक मिनट जो भ्रमणशील तारा था, यानी ये वाला जो तारा है भ्रमणशील, वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तारे की गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यानी इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, सूर्य में सिगार के आकार के जो कण थे वो क्या हो गए, वो अलग हो गए, है ना। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया, क्या हुआ, ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सतह से बाहर निकला हुआ ये पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी जो ये बाहर निकला था, ये तारा दूर चला गया तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे संघनित होकर इन्होंने ठंडे होकर क्या कर लिया, ग्रहों का निर्माण कर लिया और ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। सूर्य ये जो अपशिष्ट भाग बचा है वो, है ना, इन्होंने ये थ्योरी दी। किसी ने, तो गणितज्ञ लाप्लेस ने, गणितज्ञ लाप्लेस ने नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोल्टन और चैम्बरलैन ने। ठीक है, उन्होंने बोला एक नहीं बल्कि दो तारे थे। जो दूसरा तारा है वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा तो सूर्य से सियार के आकार के पदार्थ जो थे वो निकलकर बाहर हो गए और जब ये तारा सूर्य से दूर चला गया तो ये जो पदार्थ है वो सारे सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे सम्मिलित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर आए सर जेम्स जीन्स और उसके बाद सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने को मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो सिमंड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसमें अमेंडमेंट किया, यानी संशोधन किया। फिर क्या हुआ, उनके विचार से सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ था। उनके विचार से क्या था, जो सूर्य है वो क्या है, वो सौर्य निहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्त्री की आकृति के बादलों का निर्माण हुआ, अवृद्धि हुई और प्रक्रमण द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया, है ना। तो हमने जो प्रारंभिक सिद्धांत थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वो हमने पढ़े। अब हम देखेंगे आधुनिक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, है ना। आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हम्बल थे, कौन थे, एडविन हम्बल। तो इन्होंने प्रमाण दिए कि जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है ना, और समय बीतने के साथ साथ जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। इन्होंने मतलब एक बताया कि आप गुब्बारा लें, उसके ऊपर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फैलाएंगे तो क्या होगा, ये निशान जो है वो फैलने के साथ साथ एक दूसरे से
दूर जाती प्रतीत होंगी। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की भी दूरी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप ये पाएंगे कि गुब्बारे पे लगे चिन्हों के बीच की दूरी की अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, यानी जो चिन्ह है वो इतना सा था, अगर बढ़ाओगे तो वो इतना सा हो जाएगा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु जो आकाश गंगाएं हैं उनके विस्तार के बारे विस्तार सिद्ध नहीं करता है ना। यानी आकाश गंगाएं हैं तो इनकी दूरी बढ़ रही है, ये नहीं कि ये आकाश गंगाएं बड़ी हो गई हैं, नहीं, बस आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई है। तो गुब्बारों का उदाहरण जो है वो आंशिक रूप से ही मान्य है ना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। तो चलिए इन अवस्थाओं को एक बार देख लेते हैं। तो आरंभ में क्या हुआ? आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है अति छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। यानी मान लीजिए जैसे ये है, इसमें वे सभी पदार्थ हैं जिनसे आज के यानी वर्तमान के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म है। देख रहे हो इसका आयतन, आकार देख रहे हो, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें तापमान और जो घनत्व था वो बहुत ज़्यादा था, यानी अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ? इस गोले में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृत्त विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो बिग बैंग की घटना है वो आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृत्त विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, यानी ब्रह्मांड क्या होगा? पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। अब होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा ही रहा है। इन्होंने बोला ब्रह्मांड जो है किसी भी समय एक जैसा ही रहा है, यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है, यानी वो ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, विस्तार जो हो रहा है उसको मानते हैं। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। अब हम देखेंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, वह ऊर्जा जो थी और पदार्थ था उसका जो वितरण है वो समान नहीं, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्र आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा जो होती है वो असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी 1000 वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत जो है वो हाइड्रोजन गैस से बनी विशाल पात्रों के संचय से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ, है ना। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष है वो समय का माप नहीं है बल्कि दूरी का है। प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है ग्रहों का निर्माण। हमने देखा ब्रह्मांड का निर्माण देखा, तारों का निर्माण देखा, अब हम देखेंगे ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों के विकास की भी निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो पहला देखते हैं। तो पहला है कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। तारे क्या हैं? तारे जो हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई।
अगली अवस्था में क्या हुआ? अगली अवस्था में जो गैसीय बादल हैं उनका संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलक के रूप में विकसित हुए। ये छोटे गोले संजन प्रक्रियाओं द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए, संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में क्या हुआ? तो अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व प्रोट के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, छोटे लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है ना, वृत्त मात्रा में धूल, कण व गैस हैं। तो इससे हमारा सौरमंडल का विकास हुआ। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बनी है, यानी कठोर पदार्थों से बनी है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह से बने विशाल ग्रह जोवियन कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, है ना। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता रहा, लेकिन क्या हुआ, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो जो है वो बौना ग्रह है। हमारे सौरमंडल से कुछ संबंधित, अच्छा नीचे है, ठीक है, आइए और देखते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, जिन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो बोला है कि पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण संघनित गैस संग्रहित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। अब जो सौर वायु है वो सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, यानी सौर वायु जो है वो सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो पार्थिव ग्रह थे उनमें गैस व धूल कण उड़ा ले गई। पार्थिव ग्रह से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई, क्योंकि वो सूर्य के नज़दीक थे और सौर पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को हटा नहीं पाई। यानी जो सौर वायु है तो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह थे, तो सूर्य जो नज़दीक ग्रह हैं उनके पास जो गैस और धूल कण थे उनको तो उड़ा ले गई, लेकिन जो दूर ग्रह थे जिनको मैंने जोवियन ग्रह कहा था उनकी गैसों को नहीं उड़ा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकती। अब है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। इन्होंने क्या बोला, जो चंद्रमा है और पृथ्वी है वो तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल आकृति में परिवर्तित और अंततः टूट गया। तो उन्होंने बोला कि जो ये देखो, ये पृथ्वी और सूर्य, यानी इसको पृथ्वी मान लो, इसको सूर्य, तो इन्होंने बोला ये घूमते हुए पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल की भांति था, ये देखो, है ना, डंबल की भांति, और अंततः टूट गया, यानी यहाँ से टूट गया तो ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है ना। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया गया है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्लैप कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने की कुछ समय बाद ही क्या हुआ, मंगल ग्रह के
1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुए जो पदार्थ थे वो पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगे और क्रम से आज चंद्रमा बने। ये घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। तो हमने चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ा। पहले 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे। इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है वो एक ही घूमते हुए एक ही पिंड थे। जिसने क्या किया, जिसने डंबल का आकार ग्रहण कर लिया था, जिससे वो 2 अलग अलग भागों में टूट गए, है ना। और जो भाग हैं वो आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है जहाँ से वो टूटा। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक जो है वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे दार्विक स्लैब कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी की बनने की कुछ समय बाद मंगल ग्रह से 103 गुना बड़े आकार का जो पिंड था वो पृथ्वी से टकराया। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का एक हिस्सा था वो टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और वह पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और उपग्रह का आकार ग्रहण कर लिया है, यानी चंद्रमा का आकार ग्रहण कर लिया। अब है पृथ्वी का उद्भव। तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था। वायुमंडल कैसा था? विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत ही अलग है। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी और वीरान ग्रह ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई। तो आइए देखते हैं। जहां बहुत सा पानी है तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। तो अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह में जीवन का विकास कैसे हुआ। तो देखते हैं। पृथ्वी की संरचना परतदार है। कैसी है? परतदार। वायुमंडल के छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ हैं वो एक समान नहीं है, यानी एक समान पदार्थों से नहीं बने हैं, है ना। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इनके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हम एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। हर एक भाग के पदार्थ की क्या है? अलग विशेषताएं हैं। तो स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक ही जैसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से इस बात से पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रकार के अनुक्रम से हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण सहित हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ? अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये क्रिया जारी रही, यानी ऊष्मा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो जारी हुई और उत्पन्न ताप से जो पदार्थ है वह गलने लगा, है ना। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण हुआ कि ताप के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्की और भारी घनत्व के मिश्रण पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए, यानी जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के बाहर आ गए और भारी पदार्थ थे वो जो भारी घनत्व के थे वो अंदर चले गए पृथ्वी के, है ना। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या उसके ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए ठोस रूप से परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः ये पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की, यानी जो हल्के और भारी पदार्थ पृथक हो रहे थे उनकी जो प्रक्रिया है उसको विभेदन, डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है ना। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान क्या हुआ कि भीषण संतन फिर से हुआ, है ना। भीषण संतन जिससे पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ये विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोट तक की कई परतें बनी, जैसे परपटी है ना, प्रवार है, महाकोर है, यानी क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर पृथ्वी की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, तो हम आगे करेंगे, है ना। अब है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। यदि आज हम वायुमंडल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का
है ना। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, यानी वर्तमान जो वायुमंडल है उसका जो विकास हुआ है उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। तो इसकी पहली अवस्था में क्या हुआ, इसकी पहली अवस्था थी उसमें आदिकालीन वायुमंडलीय गैसें थी, है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये थी। तो आदिकाल वायुमंडल गैसों का हास्य है, यानी जो वो गैस थी उनका हास्य। तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से निकली वाष्प एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तो आइए हम इन जो स्टेज हैं उनको पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण क्या हुआ, पृथ्वी से दूर हो गई। अभी हमने देखा कि सौर पवन थी, वो पार्थिव ग्रह पे जितने भी गैस थे, धूल कण थे, उनको उड़ा ले गई थी, उनको दूर ले गई थी। तो यही हुआ, सौर पवन ने क्या किया, ये जो गैसें थी वो पृथ्वी से दूर ले गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। ये वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी, है ना। तो हमने पहली अवस्था में देखा कि वायुमंडल जो था वो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ, सौर पवन जो है, सौर पवन ने क्या हुआ कि वो गैसें जो थी उनको उनसे दूर ले गया, है ना, और ये सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ और आदिकाल वायुमंडल से ये गैसें समाप्त हो गई। और ये पहली अवस्था है वायुमंडल की। दूसरी अवस्था में पृथ्वी की ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प निकली, क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी। जब वो ठंडी हुई तो जलवाष्प निकल रही है, बहुत सारी गैसें निकल रही हैं, है ना। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन जो थी बहुत ही कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन यानी डिगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी की ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प जो थी उसका संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट हुई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण था की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी जो है वो महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। अब है जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जो है वो जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि हमने देखा उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी, है ना, ऑक्सीजन नहीं थी, तो जीवन योग्य वायुमंडल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। इससे पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। ये समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोश के जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है ना। भूवैज्ञानिक काल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है, बताइए, है ना। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी थी, यौन थी, कल्प थी, महाकल्प थी या युग थी। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक है। वायुमंडल के निर्माण में सौर पवन है, विभेदन है, गैस उत्सर्जन है या प्रकाश संश्लेषण है। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है,
सहायक नहीं है ना। तो कौन नहीं है? सौर, पवन, प्रकाश, गैस ऑप्शन या विवेदन। तो विवेदन, क्योंकि विवेदन से क्या हुआ था? विवेदन से तो भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ थे वो अलग हुआ था, यानी वो तो पृथ्वी की जो परत है उनके निर्माण में सहायक था वो। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? है ना। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह क्या है? भीतरी ग्रह या सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह। वे ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? तो ये बताइए, है ना। चलिए, हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।